भी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे ई लर्निंग के बारे में। आपको बताएंगे अध्याय आपका 3rd है और यूनिट आपका जो है 8 है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं शिक्षा में प्रौद्योगिकी, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी सकती हो जो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ई लर्निंग क्या है, ठीक है। तो ई लर्निंग क्या होता है तो इसके बारे में आप देखिएगा। ई लर्निंग, ठीक है। तो ई लर्निंग, ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कह सकते हो या इंटरनेट ई से कह सकते हो, इंटरनेट का उपयोग, ठीक है। लर्निंग मतलब होते हैं अधिगम और सीखना, ठीक है। सीखना भी लिखा हो सकता है, अधिगम लिखा हो सकता है या लर्निंग लिखा हो सकता है। अन्य नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद कर लेना है आपको कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आप जो है ई लर्निंग कहो या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कह सकते हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक दिगम कह सकते हो का मतलब है कि किसी भी डिवाइस यानी कि कोई भी डिवाइस से जैसे कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करना जो इंटरनेट से जुड़ा हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ई लर्निंग होता है। यानी कि शिक्षा प्रशिक्षण आप जब किसी भी डिवाइस से आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े, तो वही ई लर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह पारंपरिक कक्षाओं में जाने के बजाय किसी भी समय और कहीं भी सीखने का एक लचीला और सुविधाजनक तरीका होता है। पारंपरिक मतलब हो गया जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो समय के हिसाब से जाते हैं। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप कहीं भी सीख सकते हैं, अपने घर पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है एक शिक्षण और सीखने की पद्धति है जिसमें शिक्षक शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, सिमुलेशन, वेब कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सारे इसमें हो जाएंगे, ये सारी सामग्री हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, यानी कहा जाता है ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑनलाइन शिक्षा लेना, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा भी आप कह सकते हो। यह डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की एक विधि होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है एक प्रकार की विधि है शिक्षा प्राप्त करने की, ठीक है, डिजिटल रूप में। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, अधिगम यहाँ से दिखाते हैं आपको। शॉर्ट में आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आपके पास समय नहीं है और आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से क्लास जो है अपलोड नहीं करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन संवाद के तरीके हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी या पत्रिका है जो लोगों को अपने विचारों, अनुभवों और विचारों को साझा करने की अनुमति देता है। ब्लॉग पाठकों, ठीक है, ब्लॉग जो होता है ब्लॉग पाठकों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने और विचार करने और बहस करने की अनुमति देता है। फिर चैट आप देख सकते हैं। चैट एक वास्तविक समय में टेक्स्ट आधारित संवाद है जो लोगों को तुरंत एक दूसरे से बातचीत करने की अनुमति देता है। चैट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चैट जैसे कि दोस्तों से बात करना, सहायता प्राप्त करना या ऑनलाइन गेम खेलना। तो चैट आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, शब्दों के अनुसार आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है ये भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ऑडियो जो है बात करें, जैसे आपका दोस्त हो गया, ये आपका दोस्त हो गया, ठीक है, आप दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप एक और दोस्त को ऐड करना चाहें तो आप 3 साथ में आप बात कर सकते हैं, तीनों लोग, ठीक है, या 4 लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। चारों दोस्त आप मिलकर के बात कर सकते हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा मंच है जो लोगों को वीडियो और ऑडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मीटिंग करना हो गया, वेबिनार हो गया और दूरस्थ सहयोग करना हो गया। चर्चा मंच क्या होता है तो चर्चा मंच एक ऐसी जगह है जहां लोग एक विशिष्ट विषय पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा मंच लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी साझा करने और विचार करने की अनुमति देता है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जो है ब्लॉग क्या होता है, चैट क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और चर्चा मंच क्या है, ठीक है। तो चर्चा मंच को अदर नाम से हम जानते हैं, शायद फोरम मंच बोलते हैं, ठीक है, फोरम। और इसके बाद जो है ये उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। ब्लॉग का उदाहरण, आप एक ब्लॉग को एक जो है ब्लॉग पोस्ट के रूप में या सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में लिख सकते हैं। चैट क्या होता है, आप एक चैट को एक निजी मैसेजेस के रूप में या समूह चैट के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक मीटिंग के रूप में और एक वेबिनार के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं। उपयोग चर्चा मंच को एक फोरम के रूप में या जो है एक सोशल मीडिया के रूप में जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण हो गए आपके। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर या कोमल उपागम शिल्प, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम कोमल शिल्प उपागम कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ से ये देख सकते हैं आप सभी हार्डवेयर आपको याद रखना है। यदि आपको पूछा जाए हार्डवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, सामग्री, तो आपको बताना है कीबोर्ड है, हार्डवेयर माउस है, ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक्स है। यदि आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं सामग्री, तो आपको बताना है विंडोज है, मैक ओएस है, ठीक है, लाइनेक्स है, इंटरनेट ब्राउजर है, गेम। तो इनका जो है डिटेल में दिया गया है कि कीबोर्ड का क्या काम होता है तो पाठ और कमांड इनपुट करने के लिए होता है। माउस का क्या काम होता है तो माउस कर्सर को नियंत्रित करने और स्क्रीन पर जो है आइटम को जो है चयन करने के लिए होता है। मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन जो आपको कंप्यूटर की गतिविधि दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे आप कंप्यूटर पर पेपर देंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है स्क्रीन होता है, ठीक है, सॉरी मॉनिटर होता है। तो ये स्क्रीन जो ये पूरा जो इसमें आप चित्र देखते हैं वही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर यानी स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन जो आपको कंप्यूटर की गतिविधि दिखाने का उपयोग करती है। तो सारा गतिविधि आप देखते हैं, आपके क्वेश्चन आएंगे इसी पे दिखेंगे, ठीक है, तो आप जो है उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से। और मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। तो ये सारे रैंडम, इसको नोट कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, RAM, सॉरी गलत हो गया आपका, RAM।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है अस्थायी मेमोरी होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, तो ध्यान रखिएगा। और जो रोम मेमोरी होती है, ठीक है, रोम ये जो है स्थायी मेमोरी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, आपको शब्दों के अनुसार ही समझना है, ठीक है। तो जैसे कि MS वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछा जाता है MS वर्ड क्या है, तो आपको बताना होता है वर्ड प्रोसेसिंग जो है प्रोग्राम होता है। पावर पॉइंट क्या है, एक्सेल क्या है, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए होता है। ये सॉफ्टवेयर है सारे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा और नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक नज़र में। ये कठोर उपागम, ठीक है, कठोर उपागम होते हैं जिन्हें कठोर जो हार्डवेयर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। कोमल सॉफ्टवेयर उपागम को हम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कठोर श्रव्य उपागम हो गया, ठीक है, दृश्य उपागम हो गया और दृश्य श्रव्य उपागम हो गया। तो जो श्रव्य होता है जिसे हम देख सकते हैं, तो रेडियो श्रव्य, ठीक है, सुनना मतलब सॉरी श्रव्य का मतलब होता है सुनना, जिसे आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन। और दृश्य उपागम या दृश्य सामग्री कह सकते हो, तो दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, फिल्म, ट्रिप्स और ये लिखे हुए कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री तो जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म हो गया, फिल्में आप जो है देख भी पा रहे होते हैं, सुन भी पा रहे होते हैं। वीडियो टेप और दूरदर्शन हो गया, ठीक है। कोमल उपागम ग्राफिक्स हो गया, प्रदर्शन हो गया और जो है त्रिआयामी हो गया। तो ये सारे जो है आप सभी को याद कर लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद देखते हैं और इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहा। तो इसमें क्या है, मुद्रित सामग्री आप पढ़ेंगे। तो मुद्रित सामग्री आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह सामग्री मुद्रण प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई होती है, ठीक है, बनाई गई होती है, जिसमें अक्षरों, चित्रों, कागज व अन्य सतह पर छाप कर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो मुद्रित से आपको समझ में आ रहा होगा कि मुद्रित सामग्री मतलब कागज, पेंसिल, ठीक है, ये सब समझ में आपको आ रहा होगा। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकें हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो जाएंगी, समाचार पत्र हो जाएंगे, संदर्भ ग्रंथ हो जाएंगे, पर्चे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें उदाहरण के तौर पर। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देख लेना है मुद्रित सामग्री मुद्रण प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई होती है, जैसे कि किताबें हो गई, पत्रिका, तो यही चीज़ें लिखा हुआ है ऊपर भी और यहाँ नीचे भी इसमें लिखा हुआ है परिभाषा के तौर पे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, ये विशेषताएं हो जाएंगी। तो विशेषताएं देख सकते हैं मुद्रित सामग्री को शारीरिक रूप से पढ़ना, ठीक है, जो मुद्रित सामग्री होती है पुस्तकें आप शारीरिक रूप से पढ़ते हैं, संभालना, संग्रहित करना आसान होता है। यह जानकारी को संगठित और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है, ठीक है, ये हो गया। और अमुद्रित सामग्री क्या हो गया, ठीक है, तो यह वह सामग्री जो मुद्रण के बिना अन्य रूपों में होती है, ठीक है, यानी कि मुद्रित सामग्री नहीं होती है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, ये चीज़ें नहीं होती है, डिजिटल रूप से जो है होती है सामग्री, ठीक है, ऑडियो, वीडियो या फिल्म हो गया, इस प्रकार से। तो डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है, शब्दों के अनुसार आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना आना चाहिए। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वीडियो क्लिप हो जाएगा, पेज वेब हो जाएगा, ई बुक्स हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और मुद्रित सामग्री यदि पूछा जाए तो ये सारी मुद्रित सामग्री है, और अमुद्रित सामग्री तो ये सारी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें जो है मुद्रित सामग्री होती है जैसे चित्र, अक्षरों, चित्रों या कागज या अन्य सतहों पर छापकर जो जानकारी प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और विशेषताएं भी इसकी देख लेनी है आपको, ठीक है। अमुद्रित सामग्री की डिजिटल रूप से संग्रहित और वितरित जो है किया जाता है, यह अक्सर अधिक गतिशील और इंटरेक्टिव होती है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉपिक आपका एक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये हमको थोड़ा सा कम ही समझ में आता है, इसलिए हम इसको कम ही पढ़ाते हैं। और एक नज़र में आप देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन्स देख सकते हैं, CC लिखा हुआ, तो एक गैर लाभकारी संगठन है जो रचनात्मक कार्यों को साझा करने, उपयोग करने और उन पर निर्माण करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा लाइसेंस सिस्टम है जो कॉपीराइट कानून के तहत क्रिएटर्स को कुछ शर्तों के तहत दूसरों को अपने काम को उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है क्रिएटर्स को कुछ शर्तों के तहत दूसरों को अपने काम को उपयोग करने की, जैसे हमारा काम है आप उपयोग करेंगे, ठीक है, अनुमति देता है। तो CC लाइसेंस क्या है, तो CC लाइसेंस क्रिएटर्स को अपने रचनात्मक कार्यों को कॉपीराइट के तहत कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक रूप से साझा करने का अधिकार देते हैं। तो आपको ध्यान कर लेना है, इसको नोट भी कर लीजिएगा इस लाइन को, ठीक है। लाइसेंस क्रिएटर को अपने रचनात्मक कार्यों को कॉपीराइट के तहत कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक रूप से साझा करने की अनुमति देता है। बाकी अब जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इतना, यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ लाइनें हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस मानकीकृत उपकरण है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य उन रचनाकारों के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराना है जो कॉपीराइट के तहत सभी अधिकारों को सुरक्षित रखने के बजाय अपने कार्यों को जनता के साथ साझा करने में रुचि रखते हैं। लाइसेंस के तत्व, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 4 लाइसेंस तत्व होते हैं, एक BY हो गया, ठीक है, BY, एक SA, एक NC और एक ND, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को कि 4 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। फिर इसके बाद देखना है मिल करके, ये चारों जो है मिलकर 6 अलग अलग जो है लाइसेंस विकल्प बनाते हैं। सभी लाइसेंस BY शर्त शामिल हैं, ठीक है, सभी में जो 6 होंगे, ठीक है, लाइसेंस। दूसरे शब्दों में सभी लाइसेंस के लिए यह आवश्यक है कि निर्माता का उनके नाम के संबंध में श्रेय दिया जाए। यानी कि इसमें होता है क्या है कि निर्माता जो होता है, ठीक है, काम करने वाला, उनके काम के संबंध में श्रेय दिया जाना चाहिए, ठीक है, श्रेय दिया जाए। उस समानता से परे लाइसेंस अलग अलग होते हैं, जैसे कि काम के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, और दूसरा क्या काम को अनुकूलित किया जा सकता है, यदि हाँ तो किन शर्तों पर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी हम आपको जो है सीक्वेंस में बता दें, सॉरी यहीं से बताएं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ठीक से ना लिखा हुआ है,
तो आपको जो है सीक्वेंस में लिखा होगा इस प्रकार से। पहले होता है पब्लिक डोमेन, ठीक है, ऊपर सबसे होगा पब्लिक डोमेन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है CC BY, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा CC BY, फिर जो है SA, फिर CC BY, फिर NC, ठीक है, फिर जो है CC BY MD, CC BY NC SA, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है CC BY NC ND, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऊपर आपका ये आ जाएगा CC BY, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये आपका आएगा दूसरे नंबर पे, इसके बाद जो है NC, आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को इस प्रकार से। ये 6 लेसन हैं जो आपको याद रखनी है। तो पहला आपको याद रखना है, ठीक है, ये पहले होगा, पहला हो जाएगा आपका लेसन, ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड लेसन हो जाएगा SA, इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। CC BY होगा, फिर जो है आपको BY से याद रखना है, फिर आपको SA याद रखना है, फिर NC याद रखना है, फिर जो है ND हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है आपको याद रखना है NC और जो है SA, ये याद रखना है आपको, फिर इसके बाद जो है NC ND AD हो जाएगा, याद रखना है, इस प्रकार से याद करना है। इसमें सीक्वेंस में थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ, देख लीजिए।